हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? एक्चुअली एक बार फिर थोड़ा सा हमें सबको सावधानी रखनी है, क्योंकि कोविड के कुछ वापस सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ जो भी आ रहा है। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मैंने एक वैक्सीनेट का प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें कल एक वैक्सीन लगवाई थी। हालांकि आज बहुत टायर्डनेस है, थोड़ा बुखार भी आ रहा है, पर कोई ज़्यादा नहीं है ना। तो आप सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लेना है, और सबको आपके घर में जो भी हैं पेरेंट्स वगैरह हैं सबको वैक्सीनेट करवाना है। ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इस पे जीत जाएंगे। ठीक है, साथ में एक और दूसरा युद्ध चल रहा है अपना, रीट वाला, उसमें भी जीतेंगे। अभी मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहूँगा। एक्चुअली पहली बात तो आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब न्यू टॉपिक्स लें, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, हम आपको न्यू टॉपिक्स कराएंगे इस बार। रेट में न्यू टॉपिक्स वैसे कोई बहुत बड़ा भारी फेरबदल नहीं है, पर फिर भी कुछ बातें, जैसे एक LO है, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल हैं, अधिगम के प्रतिफल। तो उस पर एक बहुत बढ़िया सा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। साथ में आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले से था, कल्पना, चिंतन, तर्क, ये सब पहले से थे, ठीक है ना। पर फिर भी स्पेसिफिक हम तर्क पे एक वीडियो डालेंगे, चिंतन पे डालेंगे। कहने का मतलब बिल्कुल चिंता नहीं करें, सारे काम करेंगे, क्योंकि अब अपना दूसरी पारी जो शुरू हुई है आपके साथ, तो सब कुछ बेहतर होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा आज। बहुत से अपने जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं नए जुड़े हैं, उनको स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आप पता नहीं भूल जाते हो क्या, है ना, सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, तब तक वही वाली बात है, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, फिर थोड़ा सा लेट हो जाओगे, पता नहीं कहीं भटक ना जाओ तुम फिर वापस, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस वीडियो के नीचे आपको वीडियो पूरा देखना, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे अपना टेलीग्राम का लिंक है, और उससे आपको ज़रूर जुड़ना है। क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा, अभी जैसे ये दूसरा वीडियो इस सीरीज़ का, माइक्रो टेस्ट सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, तो दोनों की PDF आपको वहाँ पे मिलेगी, और हर एक की PDF आपको मिलेगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम का लिंक आपको देखना है, ढूंढना है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। एक और बात, बहुत से बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर आप मोटिवेशनल वीडियोस डालो, मोटिवेशनल वीडियोस डालो। तो मैं उनका एक ही जवाब देना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको सुन लें, मोटिवेशन आप वहाँ से ले लें, और मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। हाँ, मोटिवेशन के लिए फिर ज़िंदगी भर अपन पढ़ेंगे करेंगे। मोटिवेशन इज़ नॉट ए बैड थिंग, मैं ये नहीं कहता, पर एक्चुअली क्या होता है, कभी मोटिवेशन का टॉपिक आएगा तो हम आपको बताएंगे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। बाहर से आपको कोई जगा देता, उत्साह देता है, बहुत ज़्यादा आपको अराउज कर देता है, ओके, तो लेकिन ये क्या लॉन्ग टर्म में नहीं है ना। उससे फिर क्या होता है, वही वाली बात है, पुरस्कार पुरस्कार बेहतर है, पर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नहीं है। अंदर से चीज़ें आएंगी ना, वो बेहतर हैं, और अंदर से चीज़ें खुद से ही आएंगी। इसलिए अभी फ़िलहाल मैं मोटिवेशन के ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, हालांकि मोटिवेशन ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, पर वो सब बाद में कर लेंगे। अभी मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा। और पहले वीडियो में आपने जितना प्यार दिया, यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगा, और आपकी हौसला अफजाई हमें हमें मोटिवेट करती है, ठीक है ना। तो ये बनाए रखना, अपना रिश्ता कायम रहेगा, और बहुत 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 सी चीज़ें हैं साइकोलॉजी में जो हम आपस में करेंगे, शेयर भी करेंगे, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि मिल के हम इस फतेह कर लेंगे इस जंग को, ठीक है। तो इतनी सी बात। एक दूसरी बात, आज मैंने कुछ शायद 9 या 10 क्वेश्चन लिए हैं, और एक मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, जिसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि अभी 2-3 बाद अपन लाइव भी आएंगे, फिर बहुत सी बातें होंगी, पर अभी केवल वीडियोज़ हैं जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, ठीक है ना। तो आपको कमेंट्स में अभी मैं लास्ट में जो प्रश्न दूंगा उसका आंसर देना है, और डिटेल में देना है, डिस्क्रिप्शन के साथ देना है कि साहब इसका आंसर ये क्यों है और इसका क्या मतलब है, ओके। तो उसमें क्या होगा कि जिसने सबसे बेहतर आंसर दिया है, 1 2 3 4 कुछ ऐसे बच्चे होंगे हमारे बच्चे, मैं उनका नाम भी कल अनाउंस करूँगा, ओके। तो अपना तो यही नाम है, यही मोटिवेशन है, ओके। अभी शुरू करते हैं माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो मेरे बच्चों, शुरू करते हैं इस मंजिल के सफ़र पे दूसरा कदम, दूसरा पड़ाव। कल पहला वीडियो था, आवाज़ वगैरह के साउंड वगैरह कुछ इश्यू थे, धीरे धीरे हम दूर कर लेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करें, ठीक है। गांव से बना रहा हूँ वीडियो, ओके। तो चलिए पहला प्रश्न है, और देखो बहुत महत्वपूर्ण बात हम करेंगे अभी। जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, एक नाम वॉन ग्लेजरफील्ड, इनकी थोड़ी सी बात करेंगे आज, ओके। तो सबसे पहले मैंने पियाजे पे बहुत से प्रश्न लिए हैं, और जहाँ पियाजे वाइगोत्स्की में कुछ
अंतर है वो भी हमने बात करी है। पियाजे के बारे में 2 मिनट की बात करेंगे हम। जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो तो सही जानते होंगे, ये तमाम बातें हो चुकी हैं अपनी। जो हमारे स्टूडेंट नहीं वो भी जानते हैं, मैं ये नहीं कहता, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत, कहते हैं ना, बहुत मार्मिक हैं, काम की हैं पियाजे के बारे में। जैसे एक तो ये कि हम सब जानते हैं पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। दूसरी बात, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का मॉडल दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, उसके लिए उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पे प्रयोग किए थे। जैकलिन पहली बेटी थी उनकी, ठीक है। बहुत वर्षों तक उनको ऑब्जर्वेशन रखा था। उनके साथ उन्होंने जो प्रयोगात्मक परीक्षण किए वो क्लिनिकल इंटरव्यूज़ कहलाते हैं। आपको पता है ना, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि जीन पियाजे ने किस पे प्रयोग किए। जवाब था अपने ही बच्चों पर, तो 3 बच्चों पर प्रयोग किए। ओके, जीन पियाजे ने दरअसल, चूँकि जीन पियाजे बहुत सी चीज़ों के माहिर थे, बहुत एक्सपर्ट थे, एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी थी उनकी, बहुत से गुण थे उनमें। जैसे आपने कभी सुना हो तो जीन पियाजे जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे एपिस्टेमोलॉजी पे भी काम किया था उन्होंने, एक बुक भी है उनकी, एपिस्टेमोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब, एपिस्टेमोलॉजी दर्शन की वह ब्रांच है जो बताती है कि किस तरह से ज्ञान का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसे होता है। तो इस आधार पे जीन पियाजे फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे, बायोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे एक डॉक्टर भी थे, और जीन पियाजे सोशल एक्टिविस्ट भी थे। तो बहुत सी क्वालिटीज़ उनमें थी। आपने बहुत से बच्चे जो साइंस के बच्चे हैं वो इस बात को जानते होंगे, या खूब सुना है हमने कि सब सबसे ज़्यादा जीनियस कौन, तो नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, आता है ना, आइंस्टीन, हॉकिंस, ऐसे लोगों के नाम आते हैं, साइंटिस्ट थे। तो आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट है, आइंस्टीन ने कहा कि जीन पियाजे से जीनियस इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। तो वो जीन पियाजे थे साहब। ओके, बहुत लंबा सिद्धांत है इनका, एक मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, क्योंकि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही किसी परीक्षा में, पेपर में आपने देखा हो तो 2, 3, 4 प्रश्न यानी सिलेक्शन देता है जीन पियाजे। लेकिन जीन पियाजे की कुछ खास बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर अलग से जीन पियाजे का सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें बहुत सी मेरे उत्कर्ष के ऑनलाइन ऐप पे बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अधूरी हैं। अधूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो वहाँ भी हमने सबको सारी चीज़ें नहीं बताई थी, नहीं कराई थी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो, बस इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, वो सब जो आपको मिलना चाहिए, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। ओके, तो चलिए सब शुरू करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में एक फ़र्क है। जीन पियाजे तो कहते हैं कि सब ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है, खुद करता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण खुद तो करता है पर दूसरों के सहयोग से वो जल्दी कर लेता है, इसलिए दूसरों का सहयोग जल्दी है, कोऑपरेशन जरूरी है। इसलिए तो आपको पता है जीन पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, और वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। वैयक्तिक निर्मितवाद की बात करें तो जीन पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक हैं। अगर आपसे कोई पूछे निर्मितवाद के जनक कौन है, तो भी जीन पियाजे का नाम आएगा। वैयक्तिक निर्मितवाद के लिए एक टर्म अपन ले सकते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी जीन पियाजे हैं, लेकिन जिन्होंने इसके बाद में एक महत्वपूर्ण काम किया वो ये उपाधि छीन के ले गए। उनका नाम है, अभी मैं इसमें एक प्रश्न दिया है मैंने उनका, 1974 में जिन्होंने ये टर्म दिया था, उसका बखूबी मतलब उसको जीन पियाजे से प्रभावित थे और इसको उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया था। उनकी बुक भी इसी नाम से आ रही है, वो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बुक का नाम, और वो है वॉन ग्लेसरफील्ड। तो वॉन ग्लेसरफील्ड दरअसल रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं। जीन पियाजे भी थे, पर वो मॉडर्न है, इसलिए वॉन ग्लेसरफील्ड भी आपको ध्यान रखना है। एक जीन पियाजे के लिए एक शब्द और आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं। ओके, तो सीधा ब्रूनर की बात भी हम करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, पहला प्रश्न। ओके, देखो मैं पहले इंग्लिश में, मेरी एक और इच्छा है कि इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के उन शब्दों से रूबरू करवा दूं, उन शब्दों के साथ आपकी दोस्ती करवा दूं, उन शब्दों के साथ आपको उन शब्दों को आपका हम सफ़र बना दूं, जिन शब्दों से मुझे बेहद प्यार है। और मुझे क्यों प्यार है? क्योंकि वो शब्द, वो टर्म्स सिलेक्शन करवाते हैं और वो परीक्षा में सफलता दिलाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो शायद पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे इन चीज़ों को समझने भी लगे हैं और इनका महत्व भी समझने लगे हैं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे मैं जितने भी टेस्ट सीरीज लूँगा सब बाइलिंगुअल लूँगा, इंग्लिश वाले टर्म्स भी होंगे, हिंदी वाले भी होंगे, और पहले इंग्लिश वाले होंगे। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू पियाजे, न्यू बोर्न इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंटायरली थ्रू, यानी पियाजे के अनुसार न्यू बोर्न होते हैं नवजात, जो एकदम अभी भी जन्मे हैं,
वो इंटरेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, इंटरेक्ट तो करेंगे क्योंकि पियाजे ने बोला ना कि बच्चा जन्म से सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता। पर वो इंटरेक्ट किसके माध्यम से करेंगे? तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में 4 ऑप्शन हैं, रिफ्लेक्सिव, लर्नड, इमिटेटिव और अडेप्टिव। हिंदी में देखिए आप, देखो क्या फ़र्क है हिंदी इंग्लिश का, आप खुद देखोगे यहाँ पे कि पियाजे के अनुसार नवजात शिशु किसके माध्यम से वातावरण से अंतर्क्रिया करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक, दूसरा सीखे हुए, तीसरा नकल, चौथा अनुकूलन। दोस्तों ध्यान से देखना, समझना इस बात को। पहला ऑप्शन प्रतिक्रियात्मक देख के हमको लगता है जैसे ये एसआर की बात है, ये तो वही थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर की बात है, ये तो वही बिहेवियरिस्ट की बात है, तो मेरे ख्याल से नवजात शिशु के साथ हम इसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जब आप इंग्लिश वाले टर्म्स देखोगे तो पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव आपको दिखेगा, यही आपका राइट आंसर भी है। मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे ने जो, माफ़ करें एक सेकेंड, चलिए ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ मैं, पहली बार थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं ना। ओके हम बात कर रहे थे कि जीन पियाजे ने पहली जो स्टेज थी सेंसरी मोटर 0 से 2, उसको 6 भागों में बांटा था, 6 उपावस्थाओं में बांटा। कितनी उपावस्थाओं में बांटा? 6 उपावस्थाओं में। ये अलग से मैं वीडियो डालूंगा, आपको बताऊंगा। तो 6 उपावस्थाएं, उनमें सबसे पहली जन्म से 30 दिन वाली जो उपावस्था है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव स्टेज। यानी उसमें बच्चा केवल इनेट रिफ्लेक्सेज, जो वो सीखा नहीं है, वो इनेट है, उसमें अंतर्निहित हैं, इनहेरेंट हैं, उन्हीं के साथ इंटरेक्शन करता है, उन्हीं के साथ वातावरण को समझने की कोशिश करता है। हालांकि पहले 30 दिन में वो जो करता है उसमें एक महत्वपूर्ण रिफ्लेक्स आपने देखा होगा, सकिंग को माना गया है। तो पहली अवस्था का नाम ही रिफ्लेक्सिव स्टेज है, इसलिए इसका आंसर हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। बाकी 5 भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद 1 महीने से 4 महीने का शिशु जब होता है तो पता है वो क्या करता है? वो अपने गामक क्रियाओं को बार बार दोहराता है, जिनमें उसको मजा आता है, आनंद आता है। इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेजेस, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। फिर 4 से 8 महीने में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज आएगी। सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि अब वो वस्तुओं को बार बार उन पर एक्शन करता है, वस्तुओं को दोहराता है, उलट पलट के देखता है। फिर 8 से 12 वाली शुरू होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 8 से 12 वाले में हालांकि वस्तु स्थायित्व फाइनल में आएगा, पर यहाँ वो वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है। इसलिए 8 से 12 वाली जो स्टेज आ गई, चौथी स्टेज, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्टेज। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्टेज, जिसमें वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देगा। उसके बाद में अगली जो स्टेज आएगी वो 12 से 18 माह वाली आएगी। 12 से 18 माह वाली स्टेज को बोलते हैं टर्सरी स्टेज। कौन सी स्टेज? टर्सरी स्टेज, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और उसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, उसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर शुरू कर देता है। इसमें भी एक प्रश्न आगे हमने लिया है, आपको बताएंगे। और फिर फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले 2 साल वाली सेंसरी मोटर स्टेज है, उसकी छठी उपावस्था आती है, जिसको बोलते हैं इन्वेंशन स्टेज या आरंभिक चिंतन की अवस्था, जिसमें बिंब बनना शुरू होता है, जिसमें चिंतन शुरू होता है, और जिसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्षमता विकसित होती है। तो कुल मिला के पहला प्रश्न जिसमें बच्चा सबसे पहले वातावरण के साथ, नवजात शिशु किसके माध्यम से वातावरण से अंतर्क्रिया करेगा, तो इसका सही जवाब होगा रिफ्लेक्सेस के माध्यम से, रिफ्लेक्सिव इसका आंसर हो गया। तो पहले का आंसर नंबर 1 ए। खुद का असेस करना कि कभी आपने आंसर सोचा था। ओके चलिए साहब, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में पहले वही इंग्लिश। ओके दूसरा प्रश्न देखिए आप। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे की दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, कितनी बेहतरीन है, जिसमें एनिमिज्म है, जिसमें इगोसेंट्रिज्म है, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के बहुत अवसर हैं, जिसमें जादुई चिंतन है, मैजिकल थिंकिंग है, जिसमें अतार्किक चिंतन है, जिसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है, जिसमें इरिवर्सिबिलिटी है। वो कभी सेपरेट फिर बात करेंगे। अभी यहाँ पे समझें आप कि अकॉर्डिंग टू पियाजे विच कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कौन सी विशेषता इज रिलेटेड टू प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित कौन सी विशेषता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला देखिए इमेज फॉर्मेशन, दूसरा सिंबॉलिक प्रोसेस, तीसरा लॉजिकल थिंकिंग, चौथा हाइपोथेसिस। हिंदी में देखिए, पियाजे के अनुसार कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ओके तो 4 ऑप्शन हैं, प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन, परिकल्पना। तो मेरे ख्याल से परीक्षा नज़दीक है तो आपने जरूर पियाजे पढ़ा है, और बहुत से लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बहुत से लोग वीडियोस डाल रहे हैं, तो उनको भी आपने देखा होगा। लेकिन ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है कि पूरे राजस्थान में तमाम मासूम बच्चे शायद इस कॉन्सेप्ट तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि वो जिनसे पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने इसका आंसर शायद गलत बताया है।
क्योंकि कभी हमने अपनी पहली जो बुक थी ना, उसमें हमारे क्लास नोट्स में, मैं ये नहीं कहता कि सब कोई कॉपी करता है, उसका इश्यू नहीं है, पर ये गलत है तो गलत है, चाहे मैंने भी गलत किया तो भी वो गलत है। और अगर मैं अपनी गलती को नहीं सुधारूंगा तो फिर ये गड़बड़ है। हो सकता है मैं कोई गलती करूँ तो आगे भी उसको सुधार लूँ, है ना, इसलिए अपने को अपडेट रहना है। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक से संबंधित कौन सी नहीं है, तो ध्यान देंगे परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? परिकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस बोलेंगे। ये क्या है? ये चौथी स्टेज से संबंधित है, फोर्थ से। किससे संबंधित हुई? फोर्थ से, हाइपोथेसिस। इसके साथ शब्द आता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये फोर्थ स्टेज है। तार्किक चिंतन, पता है आपको? तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन थर्ड स्टेज से है। वैसे तार्किक चिंतन थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फर्क इतना ही है। इंडक्टिव रीजनिंग हुई या कॉन्क्रीट रीजनिंग हुई तो थर्ड स्टेज है, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हुई या डिडक्टिव रीजनिंग हुई तो फोर्थ स्टेज है। मतलब तार्किक चिंतन तीसरी अवस्था में शुरू होता है, पर वो मूर्त होना चाहिए। ओके, अमूर्त हुआ तो चौथी में चला जाएगा। ओके, तो तार्किक चिंतन थर्ड, परिकल्पना फोर्थ। अब बचे हैं दो। एक तो पहला प्रतिमूर्ति निर्माण। पहला कौन सा? प्रतिमूर्ति निर्माण। माफ करें, सॉरी, ठीक कर रहा हूँ इसको यार। आजा आजा, कहाँ गया? ओके ओके ओके, हाँ, चलिए देखिए, तो तीसरा चौथा तो हो ही गया, ठीक है ना। अब पहले और दूसरे में लड़ाई है। पियाजे के अनुसार कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रतिमूर्ति निर्माण और दूसरा है प्रतीकात्मक प्रक्रिया। अपने आप आंसर वहीं बैठे बोलिए और फिर अपने आप को असेस करिए कि आप कितने सही हैं या कितने गलत हैं। तो बोलिए, फिर मैं आपको बता दूं, प्री ऑपरेशनल से संबंधित इमेज फॉर्मेशन होगा या फिर सिंबॉलिक प्रोसेस होगा? तो ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बी, सिंबॉलिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सिंबॉलिक प्रोसेस राइट आंसर होगा। इमेज फॉर्मेशन राइट आंसर नहीं होगा। जानते हैं आप क्यों? इसलिए कि आप देखो, इमेज फॉर्मेशन, अभी हम बात कर रहे थे जीन पियाजे की पहली जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसके 6 सब स्टेजेस हैं, उसकी 6 उप अवस्थाएं हैं, जिसमें जीन पियाजे ने पहली सेंसरी मोटर को बांटा है। क्या होता है पहले 2 साल बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा 2 चीज़ों से, एक तो सेंसेस के माध्यम से, एक मोटर स्किल्स के माध्यम से, एक तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से, एक गमक क्रियाओं के माध्यम से। ओके, तो क्या होता है, पहली जब स्टेज शुरू होती है, पहले पहले 1 महीने में तो रिफ्लेक्सिव स्टेज है, ठीक है ना। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन। उसमें अंतिम जो 18 से 24 माह का समय है, 18 से 24 माह का, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 18 से 24 माह का वो समय है कि जिसमें पहली बार हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ की इमेज बनती है, बिंब बनती है। यानी 18 महीने से पहले हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, ओके, देखते हैं तो हम उसको समझ रहे हैं कि ओके वो चीज़ है, लेकिन जैसे ही वो आंखों से ओझल होती है हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको याद नहीं रख सकते, हम उसको परमानेंट नहीं मानते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हम ये सोचते ही नहीं है। हम सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी इमेज नहीं बनती, उसका बिंब नहीं बनता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 18 महीने से पहले चीज़ों के बिंब, इमेज नहीं बनती, प्रतिमूर्ति नहीं बनती, इसलिए 18 महीने से पहले हम चिंतन भी शुरू नहीं करते, इसलिए चिंतन भी शुरू नहीं होता है। और 18 से 24 माह का वो समय है कि जिसमें इमेज बनना शुरू हो जाता है, इमेज बन जाता है, और यही दरअसल वस्तु स्थायित्व है। ये क्या है? वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं है वो भी होती हैं। इस चीज़ का बालक को एहसास होता है कब? जब उसके दिमाग में उन वस्तुओं के इमेज सेव रहते हैं, और जब इमेज बनते नहीं है तो फिर वस्तुओं को अवस्था ही नहीं मानता। आपने कभी सुना होगा ना, आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। यानी जो आंखों के सामने नहीं है वो माइंड में भी नहीं है। इसका मतलब आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड कब तक होता है? 18 महीने तक होता है। लेकिन 18 महीने के बाद आउट ऑफ साइट भले ही हो जाए, माइंड में रहता है, क्योंकि इमेज बनती है, बिंब बनता है। इसलिए बहुत खास विशेषता इमेज फॉर्मेशन सेंसरी मोटर की है। किसकी है? सेंसरी मोटर की है। और सिंबॉलिक प्रोसेस प्री ऑपरेशनल की है। अब सवाल उठता है, सब सिंबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? तो हमारे बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे जो इस बात को जानते हैं। सिंबल, सांकेतिक या प्रतीक जो शब्द है वो दरअसल किसके लिए है? वो है भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए। हम जो संख्याएं या अक्षर या जिनको हम कोई भी संकेत देते हैं उनके लिए है। तो ये दूसरी अवस्था में होता है, क्योंकि अब इमेज बननी शुरू होगी, साथ में वो बोलना भी शुरू कर देगा। तो यहाँ पे भाषा से संबंध है सिंबॉलिक प्रोसेस का, इसलिए प्री ऑपरेशनल की बहुत बड़ी विशेषता सिंबॉलिक प्रोसेस है। लिहाजा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नंबर 2,
बी सिंबॉलिक प्रोसेस। कौन सा आंसर हो जाएगा? सिंबॉलिक प्रोसेस। कौन सा आंसर हो जाएगा? सिंबॉलिक प्रोसेस। बोलिए, इसको गलत नहीं करेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थर्ड, प्रश्न 3। ओके, थर्ड प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे एक्सेप्ट, है ना। सी डेट में अक्सर ऐसे प्रश्न बहुत बार आए, अपने यहाँ भी आए। एक्सेप्ट का मतलब किसको छोड़कर, हिंदी में देखिए, मतलब विच इज करेक्ट, कौन सा सत्य है, सही है पियाजे के अनुसार। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के। देखो, परीक्षा में इसी खेल को समझना है। अगर आपने ये खेल खेलने सीख गए आप, अगर आपने शब्दों को पकड़ना समझना शुरू कर दिया, कंसेप्ट समझने शुरू कर दिया, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम वही कराने के लिए आपसे मिले, इसलिए आपके पास आए हैं। ओके, तो विच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे एक्सेप्ट, यानी किसके सिवा पियाजे के अनुसार सब सही है। इसका मतलब वापस हिंदी में देखिए, पियाजे के अनुसार कौन सा सत्य है, सिवाय, सिवाय मतलब एक को छोड़ के। इसका मतलब किसी एक को छोड़ के बाकी 3 सही है, माफ़ करें, बाकी 4 सही है, ABCD में, सॉरी, बाकी 3 सही है। तो ध्यान देंगे, इसमें 4 ऑप्शन में 3 तो क्या है, सही, और 1 है गलत। हमको उसको ढूंढना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। बहुत महत्वपूर्ण बात, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। बात समझे आप? इसका अर्थ है लर्निंग लीड्स, यानी दो चीज़ें इसमें, एक तो लर्निंग है, एक डेवलपमेंट है। ठीक है, लीड्स का मतलब पहले, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट का मतलब लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता है। अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। पहला ऑप्शन देखिए, अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। बोलिए, क्या ये बात सही है? ओके, मैं बताता हूं अभी। चलिए, उससे पहले वापस अपन आगे के ऑप्शंस देखते हैं पहले। चलिए, दूसरा, विकास एक ऐसा, हर एक प्रश्न अपने आप में, हर कॉन्सेप्ट अपने आप में बेहतरीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से, इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन है विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो पता है ये कितनी जगह, कितने कितने लोगों ने बोला है कि साहब पियाजे के अनुसार विकास कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। कुछ लोग बोलते हैं कि पियाजे कहते हैं विकास सतत है, कुछ लोग बोलते हैं कि पियाजे कहते हैं विकास सतत असतत दोनों है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सुन लेना ध्यान से। पियाजे कहते हैं विकास सतत नहीं है बल्कि स्टेजेस में है, इसलिए विकास असतत है। और यहां आप देखें, विकास एक असतत प्रक्रिया है। बोलिए, ये बात सही है कि गलत है? ये बात तो सही है। ये बात क्या है? विकास असतत प्रक्रिया, ये बात क्या है? सही है। और पता है आपको, एक प्रश्न आपको बताता हूँ। अक्सर आपने कभी देखा होगा कि पियाजे के लिए पूछा जाता है कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास को स्टेजेस में बताते हैं। तो हम अगर एक ग्राफ पे, एक आरेख पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को डालें तो कैसा चित्र बनेगा? तो याद आया आपको? ओके, वो चित्र ऐसा बनता है, वो चित्र ऐसा बनता है। याद आया? ओके, इसका मतलब ये स्टेजेस हैं। ये क्या हैं? स्टेजेस हैं। और ये स्टेजेस कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस होती हैं। इसका मतलब विकास एक असतत प्रक्रिया है या विकास डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये वाली बात राइट है। ये वाली बात क्या है? सही है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बात सही है। बी वाली बात क्या है? सही है। सी है, आइडिया और थॉट लीड्स टू लैंग्वेज। आइडिया मतलब चिंतन, विचार। अलग से सेपरेट वीडियो मैंने, वैसे मेरे कुछ पहले के मॉडल पेपर से उनको देखिए आप, उसमें चीज़ें डाली भी हुई हैं, फिर भी मैं अलग से और बताऊंगा आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप कभी आपने सोचा ऐसा कि पहले अपने दिमाग में कोई विचार आता है या पहले हम बोलते हैं? पहले हम बोलते हैं या फिर कोई विचार आता है? तो ये एक बहुत बड़ा विवाद है। जैसे नेचर नचर का विवाद है ना, वैसे ही थिंकिंग और लैंग्वेज में बहुत बड़ा विवाद है। बहुत से लोग, जिनमें वाइगोत्स्की हैं, ब्रूनर हैं, ये भाषा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आपने देखा ना, पियाजे भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पियाजे अकेले ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि साहब भाषा तो बाद में आती है, आइडिया पहले आता है, विचार पहले आता है। तो ये ऑप्शन देखिए, आइडिया और थॉट लीड्स टू लैंग्वेज। इसका मतलब आइडिया पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। ये बात सही हुई कि गलत हुई? सही हुई। अगला ऑप्शन देखिए, बायोलॉजिकल रेडीनेस इज इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। यानी पियाजे कहते हैं, क्या पियाजे ये बात मानते हैं कि सीखने में बायोलॉजिकल रेडीनेस यानी जैविक परिपक्वता जरूरी है? बोलिए यस और नो। जवाब है यस, पियाजे इस बात को भी मानते हैं। यानी आपने सुना है ना, पियाजे कहते हैं कि साहब एक 2 वर्ष के बच्चे को आप, तभी तो स्टेजेस में डेवलपमेंट किस तरह से होता है ये बताया पियाजे ने। एक 2 साल के बच्चे को आप अब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल
चीज़ें बताना शुरू कर दें तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा, वो पर्टिकुलर उस एज ग्रुप में आएगा तो वो सीख लेगा। इसका मतलब पियाजे ने बोला कि बायोलॉजिकल रेडीनेस ज़रूरी है। पियाजे ने ये टर्म लिया बायोलॉजी से, ठीक है ना, जैविक परिपक्वता। यहाँ एक और बेहद खास बात आपको मैं बता दूं, बहुत बार आपने देखा हो ना, एक प्रश्न आया कि साहब वाइगोत्स्की कौन सी चीज़ का उल्लंघन करते हैं? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस बात की अवहेलना की गई है? तो पता है वो क्या है? पियाजे और वाइगोत्स्की की तुलना 3 चीज़ों में होती है। एक तो ये, मैं तीनों बताता हूँ आपको यहाँ पे। एक तो ये कि वाइगोत्स्की सामाजिक संदर्भ को महत्वपूर्ण मानते हैं, दूसरा की सहायता महत्वपूर्ण मानते हैं, और पियाजे इंडिविजुअल की बात करते हैं। इसलिए पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक है और वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक है। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण बात भाषा के बारे में आती है। पियाजे भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं और वाइगोत्स्की भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की जो भाषाएं बताई हैं उनका भी मैंने प्रश्न लिया है, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तीसरी बात यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, बायोलॉजिकल रेडीनेस। तो पियाजे बायोलॉजिकल रेडीनेस और जैविक परिपक्वता की बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की नहीं करते। तो देखा होगा आपने, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि वाइगोत्स्की कौन सी चीज का उल्लंघन करते हैं, जिसका आंसर आ जाएगा वाइगोत्स्की जैविक पक्ष का उल्लंघन करते हैं, लेकिन पियाजे नहीं करते साहब। और एक ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, इसमें दोनों में अंतर है। वाइगोत्स्की तो कहते हैं कि साहब पहले अधिगम होता है, उसी से विकास होता है, और पियाजे कहते हैं कि साहब पहले विकास होता है, अधिगम बाद में होता है, क्योंकि जैविक रूप से परिपक्व नहीं होगा तो फिर अधिगम कहां से होगा? तो ध्यान देंगे, तीसरा प्रश्न था कि इनमें से एक को छोड़ के बाकी सारे सही है। तो किसको छोड़ के सही है? पहले को छोड़ के सारे सही है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या कर देंगे आप? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? अगर अच्छा लगा, मजा आया तो मेरे को कमेंट्स जरूर डालना और अपने दिल की बात बोलना। ओके, नेक्स्ट। चौथा प्रश्न, विच रिलेट्स टू जीन पियाजे। चूंकि जीन पियाजे पे टॉपिक फोकस है, इसलिए मैंने सारे बेहतरीन चीज़ें ली हैं इसमें। हालांकि बहुत कुछ और बाकी है जिसको भी हम करेंगे, कराऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करें। ओके, कि कौन सा जीन पियाजे से रिलेट करता है? पहला है सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच, तीसरा इगोसेंट्रिक स्पीच, चौथा साइलेंट इनर स्पीच। हिंदी में बात करें तो कौन सा जीन पियाजे से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक वार्ता, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, तीसरा ऑप्शन है अहम केंद्रित वार्ता, चौथा है आंतरिक मौन संभाषण। तो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है, तो ध्यान देंगे। इसमें 3 बातें वाइगोत्स्की साहब की हैं और एक पियाजे की है। पियाजे वाली बात है सी, ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगोसेंट्रिक स्पीच। और यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दें। पियाजे भाषा को महत्वपूर्ण कम मानते हैं और पियाजे कहते हैं ये ईगोसेंट्रिक है, मोनोलॉग है, जो कोई काम की नहीं है, ज़्यादा संज्ञानात्मक क्षमता में इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ये पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि शुरू में चिंतन और भाषा अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं शुरू के 2, 2.5, 3 वर्ष तक, उसके बाद भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। वाइगोत्स्की भाषा, संस्कृति, लैंग्वेज, 3 भाषा, संस्कृति और समाज, 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, वाइगोत्स्की 3 प्रकार की भाषा को उल्लेख करते हैं। पहला है सोशल स्पीच। तो ध्यान रखना, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुए। सोशल स्पीच जब बच्चा पहली बार बोलता है तो ये 2 ईयर का टाइम माना है उन्होंने, 2 साल में जब बच्चा पहली बार बोलता है, दैट इज सोशल स्पीच, सामाजिक वार्ता। उसके बाद में दूसरा स्टेज आता है प्री ऑपरेशन में, बच्चा जब चला जाता है अपने पियाजे के हिसाब से, वाइगोत्स्की के हिसाब से 2 वर्ष के बाद, मोस्टली 2 से 3 वर्ष का वो समय होता है जिसमें बच्चा खुद से बात करता है, खुद से। और इसका उन्होंने बोला प्राइवेट स्पीच। खुद से बात तो करता है लेकिन वो बोल के करता है। इस पर बहुत बार प्रश्न आए, देखा है ना आपने। जैसे मैं अभी हम बात करें ना, मैं बोलूँ यार ये ठीक नहीं है, बीच बीच में ये कैमरा हट रहा है, क्योंकि अभी मैं इतना व्यस्त नहीं हूँ ना, गाँव से वीडियो बना रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया यार, ये क्या हो गया, ऐसा बोलता हूँ ना। ऐसे छोटे बच्चे भी तो बोलते हैं, जैसे आपने बहुत बार देखा है, ऊपर गुड़िया को सजाती है तो वैसा, ये लाल कपड़ा ठीक नहीं है यार, है ना, ये इसका आईब्रो ठीक नहीं बना, इसके ये ठीक नहीं बना, तो फिर वो अपनी चीज़ को सुधारती है। तो बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आ गया कि साहब वाइगोत्स्की की प्राइवेट स्पीच का क्या उद्देश्य है, यानी वाइगोत्स्की बच्चों की प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो उसका आंसर है कि साहब बच्चे खुद बोल बोल के जब कोई काम करते हैं ना अकेले में, तो वो अपने कामों को सही दिशा देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं, सही निर्देश देते हैं, और वो काम सही होते हैं। तो छोटे बच्चे इसका यूज़ करते हैं 2 से 3 साल में। ओके, और फिर फाइनली साइलेंट इनर स्पीच। ये साइलेंट इनर स्पीच क्या है? इसमें क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, और ये 7 साल के बाद होती है। कब होती है? 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 साल के बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम बोलते तो हैं, अभी भी हम बोलते हैं, आपको पता है कई बार हम चिंतन करते हैं तो बोलते हैं, लेकिन मन ही मन बोलते हैं, किसी और को नहीं सुनता। इसलिए चिंतन में साइकोलॉजिस्ट ने साइलेंट इनर स्पीच को महत्वपूर्ण माना है। किसको महत्वपूर्ण माना है? साइलेंट इनर स्पीच को। तो ध्यान रखेंगे, पियाजे से संबंधित होगी ईगोसेंट्रिक स्पीच, और तीनों वाइगोत्स्की से संबंधित होगी सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए साहब, पांचवा प्रश्न है और पांचवा भी बेहद महत्वपूर्ण है। विच इज लेस इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे? पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, दूसरा है एक्टिविटी, तीसरा है लैंग्वेज, चौथा है इंटरेक्शन। यानी पियाजे के अनुसार कौन सा कम महत्वपूर्ण है? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी या बायोलॉजिकल रेडीनेस एक ही बात होती है। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है साहब, बोलिए है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या एक्टिविटी यानी सक्रियता? पियाजे तो कहते ही है बच्चा जन्म से सक्रिय होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब लैंग्वेज इंटरेक्शन ध्यान देंगे, इसका आंसर आएगा लैंग्वेज, क्योंकि पियाजे कहते हैं बच्चा जन्म से सक्रिय होता है, इसलिए वातावरण से इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करके कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, अनुभव लेगा, ठीक है। लेकिन पियाजे लैंग्वेज को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, ध्यान देना, लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी? लैंग्वेज हो जाएगी, लैंग्वेज। तो यहाँ पे उत्तर आएगा लैंग्वेज। देखो, दो तरीके के प्रश्न आते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के आपस के संदर्भ जो होते हैं उनके आधार पर प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो एक तो लैंग्वेज को वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते हैं, पियाजे महत्वपूर्ण नहीं मानते, ठीक है ना। हालांकि लैंग्वेज संज्ञान का हिस्सा होती है, संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है, जिस तरह से मेमोरी, परसेप्शन, तर्क, चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सब संज्ञान का एक भाग है ना, उसी तरह से लैंग्वेज भी होती है। लेकिन पियाजे इसको कम महत्वपूर्ण मानते हैं और बाकी लोग इसको, वाइगोत्स्की जैसे लोग इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ब्रूनर ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, दूसरा, वाइगोत्स्की और पियाजे में वही वैयक्तिक और सामाजिकता वाली बात है। तो अगर परीक्षा में ऑप्शंस ध्यान देंगे, अगर ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे सब पियाजे किसको महत्व नहीं देते या कम महत्व देते हैं, और वहाँ पे अगर लैंग्वेज ऑप्शन नहीं है, लैंग्वेज है तो ये आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज ऑप्शन नहीं है तो आप ध्यान रखना, वहाँ या तो कक्षा कक्ष के अनुभव, या फिर दूसरों का सहयोग, या फिर सामाजिक अंतरक्रिया, ऐसा कोई ऑप्शन आए तो वो राइट होगा, क्योंकि इन सब को मानते हैं वाइगोत्स्की और इन सब के खिलाफ है पियाजे। जैविक पक्ष को वाइगोत्स्की नहीं मानते, वो खिलाफ है इसके, और पियाजे उसके पक्षधर हैं। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। ओके, तो पांचवें का राइट आंसर है लैंग्वेज। छठा प्रश्न, ओके, ये बात मुझे बहुत समय से परेशान कर रही थी कि मैं बच्चों को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ काफ़ी समय से, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। अभी मैंने अपनी बुक जो आई है, आप लोग जो सुन रहे हैं जरूर लेना, बहुत शानदार चीज़ है। उसमें भी 3 माउंटेन वाली चीज़ वो टाइपिस्ट लिखा गया लास्ट में, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसको इतना बोला, मैंने कहा कि मैं काफ़ी टाइम से बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये नहीं हो रहा। लेकिन चलो, शुक्र ऊपर वाले का, खुदा का, भगवान का, कि जिसने हमारी सुनी है और हम आपस में रूबरू हैं, वापस मिले हैं एक बार, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ओके, 3 माउंटेन्स एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट परमानेंस, इगोसेंट्रिज्म, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंजर्वेशन। ओके, सुन लें आप, बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। यानी पियाजे ने 4 महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जिनमें एक 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट है, जिसको 3 पर्वत प्रयोग या 3 पर्वत समस्या भी कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है। बोलिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ईगोसेंट्रिसिज्म या ईगोसेंट्रिज्म। इसका आंसर कौन सा हुआ? बी, ईगोसेंट्रिज्म। ओके, अब ये क्या है, मैं सबके बारे में आपको बताता हूँ, 2 मिनट में ध्यान से सुनना। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं हिंदी में दिखा दूं आपको। सबसे पहले रह के लगता है कि आवाज़ कम जा रही होगी, इसलिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ओके, देखो, 3 पर्वत प्रयोग का संबंध है। पहला ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, दूसरा आत्मकेंद्रितता, तीसरा अमूर्त चिंतन, चौथा संरक्षण। मेरे ख्याल से हिंदी में देख लिया, तो वापस इंग्लिश वाले पे आ जाओ आप। ओके, तो देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है ये हमने आपको बताया था, याद है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है? पहली अवस्था, संवेदी गामक अवस्था की जो 6 उपअवस्थाएं हैं, उनमें आखिरी में होता है, 18 से 24 माह में होता है। ओके, जीन पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग था वो? वो था ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। क्या प्रयोग था वो? ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। कौन सी स्टडी? ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। मतलब एक कंबल थी, उसमें कुछ गेंदें थी, तो वो गेंदों को कंबल में छुपाते थे, फिर बच्चा उनको ढूंढता था, खोजता था, तो कहाँ पे नहीं ढूंढता था, कहाँ पे ढूंढता था, ठीक है ना। ये ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी वस्तु स्थायित्व के बारे में था उनका। ओके, जैसे पीक एबू है ना, लुका छिपी वगैरह, ये सब ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में होता है। तो ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी पहली अवस्था सेंसरी मोटर से संबंधित है, और कौन सी क्षमता से संबंधित है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस से संबंधित है। ओके, ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिसिज्म से संबंधित हो गया 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट। और 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या था, सुने आप। दरअसल एक प्रश्न आपने बार बार देखा होगा, सीटेट में कई बार पूछा गया है, अपने यहाँ भी फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, कि साहब
ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म ये होता है कि बालक 2 से 7 वाली जो स्टेज है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खुद को मानता है और वो ये सोचता है कि सामने वाला वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ, सामने वाले को वही पसंद है जो मुझे पसंद है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स परीक्षा में आपने देखा है ना, वस्तुएं मेरे पीछे पीछे चलती हैं, ऑब्जेक्ट्स आर फॉलोइंग मी, बादल मेरी साइकिल को फॉलो करता है, ठीक है ना। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है? जो मुझे अच्छा लगता है। गुड़िया क्या देख रही है? जो मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। गुड़िया को गर्मी लग रही है क्योंकि मुझे भी लग रही है। ये ईगोसेंट्रिज्म है। और इस पे जो प्रयोग किया था पियाजे ने, उस पर बहुत बार प्रश्न आया, तो मैं पहले आपको बताता हूँ। दरअसल एक एक कार्डबोर्ड और एक पेपर लें आप, ठीक है ना, और पेपर के एक तरफ ग्रीन कलर कर दें और दूसरी तरफ रेड कलर कर दें। जिधर आपने ग्रीन कलर किया उस पर लिख दो साइड ए, और जिधर रेड कलर किया उस पर लिख दो साइड बी। दो बच्चों को बुलाएं, दोनों को बैठा दें आमने सामने। फिर पहले बच्चे को दिखाओ, देखो ए साइड में ग्रीन है, वो बोलता है ओके। फिर उसको दिखाओ, देखो बेटा बी साइड में रेड है, वो बोलता है ओके। दूसरे को भी ऐसा ही दिखा दो। दोनों को पता है कि ए साइड में ग्रीन है, बी साइड में क्या है? रेड है। अब वो कार्डबोर्ड आप बीच में रख दो। अब इस वाले बच्चे को, जिसके सामने ए साइड है, ग्रीन साइड है, उसको आप पूछें कि बेटा आपको कौन सा रंग दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है? तो वो बोलेगा रेड दिख रहा है, सॉरी सॉरी, उसके सामने ग्रीन है ना ए साइड में, वो बोलेगा ग्रीन दिख रहा है, ओके। फिर आप बोलो जो उधर बैठा है दूसरी तरफ, हम तो जानते हैं कि जो दूसरी तरफ बैठा है उसको ग्रीन नहीं दिख रहा, उसको रेड दिख रहा है क्योंकि उधर रेड है ना। पर वो बच्चा क्या बोलता है, उसको पूछना बेटा जो तुम्हारे सामने उधर बैठा है उसको क्या दिख रहा है? वो बोलेगा उसको उसको भी ग्रीन ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सामने वाला वही देखता है जो हम देखते हैं। ये ईगोसेंट्रिज्म है। और 3 पर्वत प्रॉब्लम, 3 पर्वत टास्क, 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट, और कुछ नहीं है। सेम वही एक पेंटिंग है जिसमें 3 पहाड़ हैं, ठीक है ना, 3 पहाड़। और ये जो 3 पहाड़ हैं मैं आपको बता दूं, ये 3 पहाड़ उन्होंने एक पेंटिंग में बना रखे हैं। इनमें कहीं एक पहाड़ पे पेड़ है, एक पे झोंपड़ी है, एक पे कुछ काऊ है, कुछ और चीज़ है। तो उसको एक्चुअली इसकी फोटोएं खींच के अलग अलग एंगल से उसको दिखाई गई कि साहब सही जगह उसकी, मतलब भट्ट की सही स्थिति कौन सी है, काऊ की सही स्थिति कौन सी है। तो जो उसको खुद को दिख रहा है ना, उसको उसने सही बोला। हालांकि पता नहीं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि उधर से कोई दूसरा दिख रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इगोसेंट्रिसिज्म, 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट। ओके, अब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कंजर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा। बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी का संबंध वस्तु स्थायित्व से पहली अवस्था से। 3 माउंटेन प्रॉब्लम, 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट का संबंध इगोसेंट्रिज्म वाली क्षमता से, और ये प्री ऑपरेशनल से संबंधित हुई ना। और तीसरी बात, 2 और प्रयोग हैं, मैंने अपनी बुक में भी दिए हैं दोनों। एक तो पेंडुलम टास्क, कई बार आपने सुना होगा पेंडुलम टास्क, और एक है थर्ड आई एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान दें, पेंडुलम टास्क क्या होता है? पेंडुलम आपने देखा होगा, जो एक घड़ी होती है ना, बड़ी दीवाल घड़ी होती है, दीवाल क्लॉक होती है, उसमें नीचे वो घूमता रहता है वो पेंडुलम। तो पियाजे ने एक पेंडुलम बनाया, पेंडुलम बच्चों के सामने रख बनाया कैसे कि एक पेंडुलम में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है। एक तो रस्सी लटकने वाली, एक उस पर जो वेट बांध दिया भार, और एक उसको धक्का देते ना पुश पावर। तो तो इसमें 3 वेरिएबल्स हो गए, एक रस्सी, एक भार, और एक कितने पावर से उसको धक्का देते हैं वो। तो 3 चर हुए कि नहीं हुए? ओके। पियाजे ने बच्चों को बुलाया और बोला कि इसमें रस्सी की लंबाई कम या ज़्यादा करें तो ये पेंडुलम कितने चक्कर काटता है 1 मिनट में, या 10 सेकंड में कितने बार घूमता है, तो कितने लंबे चक्कर काटता है ना, तो काउंट करें। तो एक्चुअली क्या था ये एक्सपेरिमेंट कि सब बच्चों को ये पता करना था कि रस्सी की लंबाई कम या ज़्यादा करने पर क्या पेंडुलम के जो चक्कर होते हैं, जो साइकिल होते हैं, उसमें कोई फ़र्क पड़ता है। तो पता है क्या हुआ? हर स्टेज के बच्चों ने प्रयोग किए, उन्होंने तो खुद के बच्चों पे किए थे, ठीक है ना। तो जो थर्ड स्टेज के बच्चे थे, उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया। उन्होंने रस्सी को कम किया, कभी ज़्यादा किया, और निष्कर्ष दे दिया कि साहब रस्सी कम होने से क्या होता है, ज़्यादा। निष्कर्ष क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने एक गलती ये करी कि उन्होंने केवल रस्सी की लंबाई को कम ज़्यादा करके अपना कंक्लूजन दे दिया, जो कि गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि 2 वेरिएबल और भी तो थे। धक्का आप कितनी तेजी से देते हैं, पावर कितना है, और वेट को भी कम ज़्यादा करना था। तो वो इन दोनों चरों को, इन दोनों वेरिएबल्स को इग्नोर कर गए, केवल रस्सी पे ध्यान दिया। वो थर्ड स्टेज वाले थे, इसलिए उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं थी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चौथी स्टेज वाले जो थे, उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने ध्यान रखा हर चीज़ का कि साहब एक बार जब रस्सी के बारे में याद करेंगे तो बाकी अन्य चीज़ें समान होनी चाहिए, पावर और वेट समान होना चाहिए। तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले थे। तो ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले पेंडुलम टास्क किसके बारे में हुआ, तो वैसे तो पेंडुलम टास्क थर्ड और फोर्थ दोनों के बारे में हुआ, पर पेंडुलम टास्क के संबंध फोर्थ स्टेज का हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक है थर्ड आई एक्सपेरिमेंट। अगर हम आपको, जैसे हमने कई बार मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि मान लो हम आपको बोलेंगे आपको तीसरी आंख दे दे शिवजी महाराज, महादेव, भोलेनाथ, तो आप कहाँ लेंगे उसको? तो भोलेनाथ का नाम लिया तो आप बोले साहब माथे पे, पर माथे पे लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि माथे में सामने दिखेगा, सामने तो वैसे ही है। तो बहुत से बच्चे जवाब देते हैं कि साहब हम पीछे लेंगे, थर्ड आई पीछे लेंगे ताकि पीछे की चीज़ें भी दिखेंगी। ओके, तो आप में से जो बच्चे बोल रहे हैं ना पीछे हमें थर्ड आई पीछे लग जाए हमारे,
सर के पीछे, ताकि पीछे भी दिखेगा। वो दरअसल जीन पियाजे के हिसाब से थर्ड स्टेज का लेवल है उनका। थर्ड स्टेज कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्योंकि थर्ड स्टेज के बच्चों ने यही बोला था। फोर्थ स्टेज वाले बच्चों ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला साहब वो अगर हमें आप थर्ड आई देते हो तो हम अपनी उंगली पे लगाएंगे, क्योंकि उंगली तो वहां भी जा सकती है जहां पे हमारी गर्दन नहीं पहुंचती है ना, नीचे टेबल के नीचे, कोनों में, अलमीरा के अंदर, तो वहां अंदर रखी सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो वो हिडन आई। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थर्ड आई एक्सपेरिमेंट। और थर्ड आई एक्सपेरिमेंट का संबंध भी थर्ड और फोर्थ दोनों से है, लेकिन फाइनली आपको एक ऑप्शन अगर पूछ लें तो फोर्थ। तो यहाँ 4 बेहद खास बातें हमने आपको बताई हैं। बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी का संबंध पहली अवस्था से सेंसरी मोटर से, 3 माउंटेन्स एक्सपेरिमेंट का संबंध दूसरी स्टेज ईगोसेंट्रिज्म से, दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल से, ठीक है। और थर्ड आई एक्सपेरिमेंट और पेंडुलम टास्क दोनों का संबंध चौथी अवस्था से, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज से, ठीक है। और वैसे अलग से पूछने तो आप बता ही दोगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड है बॉल एंड ब्लैंकेट, और ईगोसेंट्रिसिज्म से रिलेटेड है 3 माउंटेन्स एक्सपेरिमेंट। मजा आया आपको? अगर मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताओगे। ओके, अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। ओके, और 7वां प्रश्न, विच करेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू सेंसरी मोटर स्टेज। पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर, उसकी कौन सी विशेषता है इनमें से? मतलब 4 में से एक बात उसकी होगी। कौन सी विशेषता संवेदी गामक अवस्था की है? और देखो मैं आपको बता दूं, हम जब से साइकोलॉजी में पढ़ाना शुरू किया हमने, हम इन्हीं टर्म्स को के साथ हमने शुरू किया था और ये बहुत कामयाब रही थी। आज आपको पता है बहुत से लोग इंग्लिश वाले टर्म्स भी देते हैं, लेकिन जब हमने शुरू किया तो सब लोग हिंदी में मनोविज्ञान पढ़ाते थे, है ना। उसका रिजल्ट ये रहा कि वो ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए। हालांकि अभी सब सुधरे हैं। ओके, अच्छी बात है। सब लोग भी जितने अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, चाहे किसी के थ्रू मिले, चाहे किसी को भी आप आदर्श माने, किसी को भी वो माने, वो इश्यू नहीं है। इश्यू तो ये है कि जो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पर ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इंग्लिश के टर्म्स के साथ आप खेलना सीख जाओगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, स्पेशली साइकोलॉजी में। और हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम ये कारनामा, ये काम कर भी देंगे, जरूर कर देंगे, चिंता नहीं करें। ओके, ये मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ रखा है इसलिए गिर रहा है बार बार। ओके, और एक छत पे एक वो बना हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, चौबारा। मैं चौबारे में बैठा हूँ और वहाँ पे ये बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसे आपको दिख जाए गाँव में, है ना। कभी कभी तो अभी पता है आपको, सुना कि नहीं मेरे को नहीं पता, कुछ बोलते हुए भी सुनता है। ओके, एनीवे चलिए अपन आते हैं इस पे। 7 नंबर, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू सेंसरी मोटर, यानी पहली स्टेज से कौन सी संबंधित है? तो 4 बातें, पहली एनिमिज्म, दूसरी ईगोसेंट्रिज्म, तीसरी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, और चौथी बात है मोनोलॉग। तो देखो ध्यान से, एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म का मतलब ये भी पियाजे ने बायोलॉजी से लिया है, और एनिमिज्म का संबंध प्री ऑपरेशनल से है। एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिस्टिक मूवी देखी है ना आपने, जिसमें पहाड़ बोलता है, पेड़ बोलता है, सड़क बात करती है, बिल्डिंग बात करती है। तो एनिमिज्म वो मैजिकल थिंकिंग है पियाजे के अनुसार। एनिमिज्म वो जादुई चिंतन है पियाजे के अनुसार, जो अतार्किक तो है पर बच्चा करता है। पता है आपको, एक प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि साहब क्या छोटे बच्चे चिंतन करते हैं? अपने तो रीट में सीधा सीधा टॉपिक भी है, सीटेट में सीधा टॉपिक है। तो बच्चे चिंतन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। और मैंने चिंतन पे इसलिए फोकस किया है, यहाँ पे बहुत से प्रश्न मैंने दिए भी हैं। बच्चे चिंतन करते हैं। हालांकि क्या बच्चे सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। कब से सोचते हैं मैं आपको बता भी चुका हूँ, और अभी एक प्रश्न भी आएगा। लेकिन वो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, लेकिन क्या वो बड़ों के बराबर चिंतन करते हैं? मतलब क्वांटिटी में? जवाब है बिल्कुल करते हैं साहब, बड़ों से कम चिंतन नहीं करते। हालांकि उनके चिंतन की क्वालिटी डिफर है, हालांकि उनके चिंतन का तरीका अलग है। जैसे आपने कई बार देखा ना, एक प्रश्न आता है कि साहब चिंतन प्रकार में और मात्रा में। तो मात्रा में तो छोटे बच्चे बड़ों से कम नहीं चिंतन करते लेकिन प्रकार में अलग है, क्योंकि बड़े लोग तो करते हैं सही चिंतन, तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, और छोटे बच्चे करते हैं इरेशनल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन, जिसको कल्पना वाला चिंतन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एनिमिज्म। दरअसल एनिमिज्म का शाब्दिक अर्थ है कि सब प्री ऑपरेशनल स्टेज तक बच्चा इतना काल्पनिक होता है कि वो क्या करता है, वो हर निर्जीव चीज को सजीव समझता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं ना, परीक्षा में आ चुके हैं। एक बच्चा कहता है आज चांद बहुत उदास है। एक बच्चा बोलता है आज सूरज मुझ पे गुस्सा कर रहा है। एक बच्चा बोलता है आज सितारे बातें कर रहे हैं। कोई बच्चा बोलता है मुझे इसने सड़क नहीं मारा, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? एनिमिज्म के हैं। तो एनिमिज्म का संबंध हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज से। दूसरा ईगोसेंट्रिज्म, निश्चित रूप से ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित है। हम आपको बता चुके हैं, एग्जाम्पल से बता चुके हैं। चांद सितारे सब हमारे हुक्म की पालना करते हैं, ईगोसेंट्रिज्म।
हम प्रिंस हैं, हम राजा हैं, हम शहंशाह हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये ईगोसेंट्रिज्म है। पर चांद सितारे मेरे साथ साथ चलते हैं, ये ईगोसेंट्रिज्म है। पर चांद सितारे चलते हैं इसका मतलब ये एनिमिस्टिक सोच भी होगी ना, वो उदास है, वो बातें कर रहे हैं, ये एनिमिज्म है। तो एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म दोनों बेहतरीन टर्म है जो जीन पियाजे ने दिए, और दोनों एक दूसरे से मिक्स्ड है, मिली हुई हैं, इंटरेक्टिव हैं। ओके, उसके बाद चौथी बात देखो आप, डी में मोनोलॉग। मोनोलॉग और कुछ नहीं है बल्कि बच्चा जो खुद से बात करता है ना, जिसको वाइगोत्स्की ने बोला था प्राइवेट स्पीच, उसी को जीन पियाजे बोलते हैं मोनोलॉग। क्या बोलते हैं? मोनोलॉग। और ये भी होता है प्री ऑपरेशनल में। तो इसका मतलब एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म और मोनोलॉग तीनों, मोनोलॉग को हिंदी में बोलेंगे एकालाप। देखो नीचे हमने लिखा है एकालाप, है ना, खुद से ही बात कर रहा है। तो एकालाप, मोनोलॉग और एनिमिज्म, और ये हिंदी वाले में भी वैसे आएंगे परीक्षा में, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म और एकालाप तीनों का संबंध हो गया प्री ऑपरेशनल से। लेकिन इसमें पूछा है संवेदीगामक की विशेषता, तो वो है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। दरअसल क्या होता है, पहली जो स्टेज है ना सेंसरी मोटर, उसके 6 सब स्टेजेस हैं। उसमें जो टर्सरी स्टेज है उसमें बच्चा ट्रायल एंड एरर करने लग जाता है, ट्रायल एंड एरर। और वो हर चीज़ को ऐसे प्रयोग करता है, गामक क्रियाएं जो करता है वो, कि साहब इससे मतलब वस्तुएं जो उसके आसपास होती है ना, उनके साथ वो मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ दूसरी चीज़ को फेंकता है, लेता है, ऐसा करता है। तो उसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो याद रखना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का संबंध है सेंसरी मोटर स्टेज से। कौन सी स्टेज से? सेंसरी मोटर स्टेज से। तो राइट आंसर सी। सॉरी। ओके, अब शायद आखिरी प्रश्न नहीं, 8 वाला प्रश्न। ओके, अगला बहुत महत्वपूर्ण खास प्रश्न आपके लिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच एज ए चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग। देखो आ गया ना वो, कि कब सोचना शुरू करता है, बच्चे का चिंतन कब शुरू होता है? 6 to 12 months, 1.5 year to 2 year, 3 to 4 year, आफ्टर 7 years। यानी बच्चा कब चिंतन शुरू करता है पियाजे के अनुसार? पहला ऑप्शन 6 से 12 माह, दूसरा 1.5 से 2 वर्ष, तीसरा 3 से 4 वर्ष, चौथा 7 वर्ष बाद। तो पता है आपको, हम बात भी कर चुके हैं। सही जवाब क्या होगा इसमें? सही जवाब होगा कि साहब जब दिमाग में बिंब बनना, इमेज बनना शुरू होगा तभी चिंतन शुरू होगा। और इमेज कब बनती है? पहली संवेदी गामक अवस्था की आखिरी छठी सब स्टेज में, और वो है 18 से 24 माह। इसलिए चिंतन की शुरुआत होगी 1.5 से 2 वर्ष। कहां हो गई? 1.5 से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 से 2 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट। ओके साहब, अब है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी बहुत शानदार है, धांसू है। अच्छा, जीन पियाजे की और बहुत सी बातें हैं, ठीक है ना, करेंगे हम आपके साथ, ठीक है ना। पर बस मैं थोड़ा आपका रिस्पॉन्स भी देखना चाहता हूँ। रिस्पॉन्स इन द सेंस कि क्या चाहिए? बस ये चाहिए कि साहब आपके सर को भी सब लोग सुने, सब जाने, है ना, क्योंकि वो ज़रूरी है। वो एक तरीके से जरूर वो आप पे डिपेंड है ना। आप जितना, वैसे आपने बहुत प्यार दिया, मुझे पता है कल एक ही दिन में आपने मेरे एक तरीके से काफ़ी काफ़ी किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा आपके व्यूज़ भी आए हैं, है ना। पर ये नाकाफ़ी है, ये नाकाफ़ी इसलिए कि मुझे नहीं पता क्या है। ओके चलिए, नौवां प्रश्न देखो। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म या निर्मितवाद के बहुत से प्रकार हैं। द थ्योरी ऑल नॉलेज इज इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेड एंड इक्वली वैलिड इज, यानी वो कौन सा निर्मितवाद का प्रकार है, संरचनावाद का वो कौन सा प्रकार है जिसमें कहा जाता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, यानी दूसरे निर्मित नहीं करते, खुद ही निर्मित करता है। तो हालांकि ये बात है, सब में ही है, निर्मितवाद की मेन बात है, लेकिन यहाँ समझना आपको कि खुद निर्मित करता है, व्यक्तिगत रूप से निर्मित करता है, और वो बात सही है। हालांकि दूसरे उसको सही माने कि नहीं माने वो कहानी अलग है, हम उसके कन्वर्सेशन में टाइम बिताएंगे, उसको प्रूव करेंगे, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझना, पहले मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो वो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है या सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी ऐसा निर्मितवाद का वो प्रकार जिसके अनुसार सभी प्रकार का ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित है, ठीक है ना, और समान रूप से वैध है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? मनोवैज्ञानिक निर्मितवाद है या सामाजिक निर्मितवाद है या त्रिजीय निर्मितवाद है, समाजशास्त्र निर्मितवाद है? तो अलग सा नाम है, वैसे भी आपको याद रह जाएगा। इसका सही जवाब है त्रिजीय निर्मितवाद। राइट आंसर क्या है? त्रिजीय निर्मितवाद। त्रिजीय आप लोग समझ सकते हैं आराम से, त्रिज्या रेडियस को बोलते हैं। तो ये रेडिकल है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इसका आंसर है। कौन सा आंसर है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इसका आंसर है, रेडियस कंस्ट्रक्टिविज्म इसका आंसर है। दरअसल देखा जाए तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म
का पहला जो श्रेय दिया जाएगा वो निश्चित रूप से जीन पियाजे को दिया जाएगा। लेकिन जो इसमें जिन्होंने आगे बहुत बेहतर काम किया उनका नाम है वान ग्लेसरफील्ड। क्या नाम है उनका? उनका नाम है वान ग्लेसरफील्ड। चूंकि ये मैंने अभी आगे के ऑप्शन में दिया है इसलिए आपको मिल जाएगा। वान ग्लेसरफील्ड ने दरअसल रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से एक बुक भी लिखी है, ठीक है। और शॉर्ट में रेडिकल कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं आरसी। क्या बोलते हैं? आरसी। ग्लेसरफील्ड ने सबसे पहले 1974 में ये टर्म बताई थी। उसके बाद बहुत सी डेट बदली है, उनकी बुक 89 में भी आई है, अभी 2001 में भी आया है, ठीक है। वो डेट्स ज़्यादा इशू नहीं करेगी। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जिनको प्रसिद्धि मिली है वो वान ग्लेसरफील्ड है, जिनका नाम आगे आएगा। ओके, वो आरसी शॉर्ट में। तो इसका जवाब हो गया रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म या कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म से निश्चित रूप से जीन पियाजे का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना है, परीक्षा में आपको जीन पियाजे ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर ग्लेजरफील्ड का ऑप्शन मिलेगा। दोनों एक साथ ऑप्शंस नहीं आएंगे। फिर भी जैसे वही वाली बात है ब्रूनर वाली, ठीक है ना, कहते हैं ना आधुनिक संज्ञानवाद किसने दिया, तो ब्रूनर। ओके, लेकिन आपको पता है ब्रूनर के साथ ध्यान रखना है, ब्रूनर के साथ पियाजे का जहाँ भी नाम आएगा सारी बाजी पियाजे की होगी, ठीक है। पर ऐसा भगवान करे ना हो, है ना। ऑप्शन में आपको या तो पियाजे मिले या ब्रूनर ही मिले, सेम वही वाली बात है, पियाजे मिले या ग्लेसरफील्ड ही मिले। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमको ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट ये वाला वर्ड आता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, ग्लेसरफील्ड का नाम आता है, तो हमको वही आंसर करना है। क्योंकि पियाजे ने तो और भी बहुत कुछ दिया है ना, इसलिए अलग से एग्जामिनर ऐसा प्रश्न देता है तो फिर वो कुछ स्पेसिफिक लेटेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो इस प्रकार से 9 प्रश्न पूरे हो गए और अब 10वां प्रश्न मैं आपके लिए वो दे रहा हूँ जो आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, असाइनमेंट वर्क है, आपका टेस्ट है। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बहुत से बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड में इस प्रश्न को जब किया, पता है बाकी लोगों ने जाने क्यों उन्होंने गलत आंसर किया, मैं ये नहीं कहता, पर वो किताबें जो पढ़ते हैं हम उसी से करते हैं ना। तो इस प्रश्न में ये बहुत बार आता है और बहुत बार इसका मतलब कितना महत्व है वो वही जानते हैं। आप जब जाओगे ना जिस दिन परीक्षा में अगर आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आपको बहुत एहसास होगा कि साहब मज़ा आ गया हमको, ठीक है ना। तो वो आपकी मेहनत है, हम तो केवल आपको गाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इस प्रश्न में, है ना, इसलिए मैंने इसको लिया है। ओके, और वो क्या है देखो आप, किसने कहा, ये किसी का स्टेटमेंट है और वो है किसने कहा कि विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात किसी को भी सिखाई जा सकती है। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात किसी को भी सिखाई जा सकती है, किसने बोला? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है वॉन ग्लेसरफील्ड और चौथा है लेव वाइगोत्स्की। मैं चाहूँगा कि सब लोग इसका आंसर दें कमेंट में, पर आंसर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बल्कि साथ में आपको ये बताना है कि इसका मतलब क्या है। बस एक बात और लिखनी है, आप कैसे समझे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कई कई दूसरे शब्दों में आया है। ये परीक्षा में कई बार ऐसा भी आता है कि साहब ज्ञान अपने वास्तविक और उपयोगी रूप में किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में सिखाया जा सकता है। तो बात वही है, विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात या कोई भी वस्तु किसी को भी सिखाई जा सकती है, किसने बोला। और आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि ये जो वैसे 4 ऑप्शंस हैं, आपको कोई हिंट नहीं है। ओके, चलिए साहब, तो अभी मैं इसको पूरा करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और यकीन माने जब मैं शुरू कर रहा था ना तो मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरे में, ये था मेरे को, मैं बोल भी रहा था सबको, बच्चों को, वाइफ को, कि पता है ये लोग मेरा बहुत हेल्प कर रहे हैं आजकल, है ना, सब ये कह रहे हैं डालो आप वीडियो। ओके, तो मैं इनको कह रहा था आज हिम्मत नहीं है मेरी, है ना। लेकिन जब आपके साथ मैं शुरू करता हूँ तो पता नहीं क्या होता है, फिर मैं खो जाता हूँ इसमें, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। तो हम ऐसे ही आप मुझे सुनते रहें, हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आएंगे। नई नई चीज़ें मतलब जो आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, हमारा यही मोटिवेशन रहेगा। हालांकि मोटिवेशन वीडियो भी कभी डालेंगे, हम भी डालेंगे, लेकिन और जो डाल रहे हैं ना वो भी ख़राब नहीं है, उनसे मोटिवेशन ले लिया करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साइकोलॉजी अच्छा वहाँ भी पढ़ लिया करो, सब जगह पढ़ लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ बेहतरीन नायाब चीज़ें जो अपनी हैं उनको छोड़ना मत, आप उनको मिस मत करना, है ना। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना लेते हो। बाकी हम तो पूरी कोशिश करेंगे, आपको सब कुछ देंगे। और नए टॉपिक्स जुड़े हैं उनके भी मैं डालूंगा और बहुत कुछ और भी डालूंगा। आप बस यकीन बनाए रखें, टेस्ट बनाए रखें और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। ओके, सबको बेस्ट ऑफ लक, हम सबकी मंजिल जल्दी ही मिले। और थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा कोविड का ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन में भाग लेना है, ठीक है, और बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ओके, जल्दी मिलता हूँ, मे बी कल। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मॉर्निंग में हम आपको वीडियो देते हैं, शाम को देते हैं, वो इश्यू नहीं करेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम देंगे। ओके, मे बी कल, मे बी परसों। ओके, बाय।